पड़ेगा। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं पूछूं हर्षवर्धन जी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की एमएनएफ, ये शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस के लिए फिर अब क्या है? कांग्रेस का कोई स्टैंड अभी तक इस पूरे मसले में स्पष्ट दिखाई नहीं दिया है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस कोई ऐसा रुख नहीं लेगी और उसकी ये मुश्किल भी रहती है, क्योंकि वो तमिलनाडु की राजनीति से भी जो बाहर हुई, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो कैसे कोई रुख ले, और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उसका स्टैंड कई बार ऐसा डाइल्यूट होता दिखता है, जिसकी वजह से लगता है कि वो राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन गंवा देती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो थोड़ा सा संदर्भ समझना चाहिए। कभी भी मराठी के नाम पर कोई ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ जिसने राजनीतिक बहुत ताकत दी हो। कितनी ताकत देती है वो ताकत, यदि किसी के साथ मिलकर आप बड़े हो सके। लेकिन इस समय जब अजीत पवार, जब एकनाथ शिंदे और उन सबसे ऊपर महाराष्ट्र का एक जो आज की तारीख में सबसे बड़ा चेहरा है देवेंद्र फडणवीस, ऐसा एक सरकार में गठजोड़ हो, उसके सामने आप राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे 10 सीट 12 सीट, एको सीट नहीं, ऐसे वाले नेता, अमित ठाकरे हार गए, आदित्य ठाकरे ठीक है जीत गए, लेकिन कुल मिलाकर ये भाषा मोह से ज्यादा पुत्र मोह और पुत्र मोह से ज्यादा प्रासंगिकता बनाए रखने की स्थिति दिखती है। और जब साफ साफ बता दिया गया कि भैया कोई भाषा का दबाव नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी आप ये मार्च कर रहे हैं, तो इसको आप एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के तौर पर देखिए कि वो बीएमसी चुनाव के पहले तो थोड़ा अपने कार्यकाल प्रोग्राम का कोई फायदा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जो चीज हुई नहीं, जैसे आप ज्ञापन देने जाएं और वो पहले से ही पूरा हो जाए, तो आप उसके बाद भले थोड़ी देर नारा लगा ले, गला फाड़कर, और हम लोग तो छात्र राजनीति से आए हैं तो जानते हैं, लेकिन जब वो हो गया तो आप क्या करेंगे? ज्ञापन देके चले जाते हैं डीएम के यहाँ। तो यही काम यहां भी होगा। ज्ञापन मतलब इस मार्च की वैल्यू ही क्या रह जाएगी अगर काम तो पूरा हो चुका है? इसके पीछे संजय राउत का बहुत बड़ा हाथ है। वो इनको दोनों को पार्टीज को मिला रहे हैं, राज ठाकरे को भी मिला रहे हैं, उद्धव ठाकरे को भी मिला रहे हैं। वो दोनों के साथ बहुत ही क्लोज हैं, और साथ में उनका एक अंकल है जिसको कहते हैं चंदू मामा कहते हैं, सर को तो पता होगा उनके बारे में बहुत ज्यादा, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन मेरी जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वो एक ये मुद्दा है कि देखो, हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम बनाएंगे स्टेट्स को, तो उस एक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र में तो ज्यादातर महाराष्ट्रियन लैंग्वेज को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं इसके साथ रिलेट करता हूं। तो इससे क्या हो गया है, भारत इतने भागों में बटा हुआ है इस समय, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र और उसके साउथ चले जाए, जो कि मैं एक्सटेंसिवली गया हूं, आप मानेंगे नहीं, रूरल एरियाज में जाइए, आपको ना कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आप बोल सकते हैं आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सब अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और वहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि अगर नेशनल इंटीग्रेशन करनी हो और अगर हमें इस देश को एक सूत्र में जोड़ना है, तो उसके लिए एक भाषा ही तो वो सूत्र है जिसकी वजह से हम पूरे देश को यूनाइट कर सकते हैं। और शायद यही सोच थी कि तीसरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी हो, क्योंकि हिंदी सबसे प्रचलित है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, 16% ही सिर्फ हिंदी बोली जाती है भारत के अंदर, बाकी सारी रूरल एरियाज के अंदर जो है वो लैंग्वेज जो है उनकी लोकल लैंग्वेज है। तो मेरे हिसाब से अगर देश को जोड़ना है तो एक भाषा, पूरे विश्व में चले जाइए दूसरे देशों के अंदर, आप देखेंगे एक लैंग्वेज होती है जो उनकी मातृभाषा होती है, जो सभी बोलते हैं। वो हिंदी को लेकर हमेशा से एक सवाल तो रहा ही है, चाहे वो हमारे दक्षिणी राज्यों की बात करें, हम महाराष्ट्र की भी बात कर रहे हैं। विजय जी, बहुत एक छोटा सा क्विक कमेंट इस पूरे मसले को लेकर, जो जिस तरफ एस बहल जी भी नहीं, यदि इस बात को आप राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो हिंदी की भाषा को लेकर कोई वो है नहीं बात कि वो यूनिफिकेशन के लिए एक लैंग्वेज के तौर पर है। लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात हुई, तो महाराष्ट्र का तो जन्मी भाषा को लेकर हुआ, मराठी भाषा को लेकर गुजरात से महाराष्ट्र क्यों टूटा, और शिवसेना का गठन भी पूरा का पूरा, शिवसेना का पूरा मूवमेंट मराठी भाषा को लेकर है। वो हिंदी से भी पहले दक्षिण भारतीयों से था, जब वो बाल ठाकरे ने कहा कि लुंगी की बजा दो पुंगी, समझे? तो इसलिए ये मत समझिए कि बहुत कमजोर आंदोलन है ये, और खास तौर से बीएमसी चुनाव में नहीं, बीएमसी चुनाव में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वहां पर लोकल लोग हैं। कितना पॉलिटिकल फॉल आउट होगा ये तो समीर जी ज्यादा बता सकते हैं, और कम से कम ये बिल्कुल ठीक बात है कि प्रासंगिकता के लिए राज ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे उनको खड़ा करने के लिए दोबारा से
एक बड़ा मैं मौका हो अगली सकता खबर है, पर लेकिन जाऊं उससे मराठी पहले भाषा बस को, इतना आप बता दीजिए मराठी भाषा के आंदोलन को कमजोर आंदोलन मत मानिए। नहीं, मैं आंदोलन को कमजोर नहीं कह और रही, ये तो लेकिन समझ मैं कह लीजिए रही हूँ देवेंद्र जी कि ने एक ही दिन में वापस ले लिया। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि अब वो जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि भाई आप ज्ञापन लेकर जा रहे हैं, मांग आपकी पहले ही पूरी हो गई, तो ज्ञापन की वैल्यू क्या रह गई? अब मार्च की वैल्यू क्या रह जाएगी? मैं बस परसेप्शन में वो चला सकते हैं ना, कितना चला रहे हैं नहीं चला रहे, ये बात ठीक है। अगर 10% भी परसेप्शन फेवर में आता है तो कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। ठीक है ना, फिर कुछ तो बेहतर है।